हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सोनिया राठी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैमो हब बाय सोनिया। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने सीरीज कर रखी है एडुकार्ड सैंपल पेपर्स की। इसमें जो सैंपल पेपर दिए गए हैं दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन द सैंपल पेपर इश्यूड बाय सीबीएसई। तो इसमें हम सारे के सारे सैंपल पेपर्स कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं लास्ट सैंपल पेपर, दैट इज सैंपल पेपर नंबर 11। तो इससे पहले कि अगर सैंपल पेपर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर एडुकार्ड सैंपल पेपर्स, वहां से आज जाकर आप सभी के सभी सैंपल पेपर्स को देख सकते हैं। इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और साथ के साथ जो ये सैंपल पेपर्स मैं आपको कराती हूँ, इनका पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देखिएगा, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं लास्ट सैंपल पेपर को, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, H2S इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो देखिए सबसे पहले H2S में किस तरह से हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देखो H2S में हमारी होती है SH बॉन्ड, जबकि H2O में क्या होती है हमारी OH बॉन्ड होती है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो सिमिलर है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, 1s में होते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें सल्फर की, तो सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। इट मीन्स यहां पर जो बॉन्डिंग होती है वो होती है 1s और 3s की बॉन्डिंग। इसके अपोजिट अगर हम ऑक्सीजन के केस में बात करें तो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p4। इट मीन्स यहां पर जो बॉन्डिंग होती है वो होती है 1s और 2s की बॉन्डिंग। तो अगर हम कंपैरिजन करें 1s और 2s की बॉन्डिंग का, तो जो हमारी 1s और 2s की बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू 1s एंड 3s बॉन्डिंग। तो इट मीन्स जो हमारी HS की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो लेस होती है एज कंपेयर टू HO बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन डिफेक्ट हम किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्योंकि बेसिकली फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो केटायन है वो इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो गया, तो उसे हमने बोल दिया डिसलोकेशन डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन एट टेम्परेचर T। तो देखिए पाई दे रखा है, C दे रखा है, तो ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है RT को, क्योंकि आपको रिलेशन पता है क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, RT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, what will be the ratio of total volume of BCC to simple cubic structure। तो देखिए सबसे पहले हमें वैल्यूज आप सभी को याद ही हैं कि BCC के लिए हमारी वैल्यू क्या होती है R की, दैट इज √3/4A। इट मीन्स यहां से अगर हम A की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, 4R/√3। इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आपको सिंपल क्यूबिक के लिए वैल्यू पता है, R क्या होता है, A/2, तो A क्या हो जाएगा 2R। इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तब इन दोनों की रेशियो पूछी गई है, यानी कि BCC अपॉन SCC की रेशियो क्या होगी। तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, A क्यूब होता है, इनके वॉल्यूम की रेशियो पूछी है तो A क्यूब मान लिया, इसे हमने A' क्यूब मान लिया से। तो इसकी BCC के केस में क्या है, 4R/√3 क्यूब, और इसके केस में क्या हो जाएगी 2R क्यूब। तो स्टूडेंट जब यहां से आप सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहां से द रेशियो विल बी इक्वल टू, देखो यहां से अगर हम खोल के देखें 4 × 4 × 4 × R क्यूब डिवाइडेड बाय √3 क्यूब एंड देन 2 × 2 × 2 × R क्यूब। तो R क्यूब से हमारा R क्यूब कैंसिल हो गया। देखिए √3 क्यूब का मतलब क्या हो गया, √3 × √3 × √3, तो √3 क्या हो जाएगा 3√3। तो इट मीन्स यहां से जब करेंगे तो √3 बच जाएगा, तो इट मीन्स हमारी वैल्यू आ जाएगी 8/3√3। देखिए 2 2 × 4 2 2 × 4 2 2 × 4 2 2 × 4 एंड 4 2 × 8, तो 8/3√3।
It means option number D is the correct answer. Now coming to the question number 5, the correct IUPAC name of, तो देखिए हम जो है C2H5 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं CH2CH3। तो यहां से हम जो ब्रोमीन दे रखा है ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसे हम चेन में जरूर कंसीडर करेंगे। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे यहां से 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका नेम? सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द पोजीशन ऑफ Br इन द कंपाउंड, देखिए ये कंपाउंड आपको दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C Br CH3 एंड देन CH3, इस तरह से स्ट्रक्चर दे रखा है। अब इसने पूछा है कि जो Br की जो पोजीशन है उसे हम क्या नाम देंगे, एलाइल, विनाइल, एराइल और सेकेंडरी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनकी हम पोजीशन एक बार देख लेते हैं। देखिए विनाइल तो आप सभी को पता है क्या होता है, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड होता है। वो कार्बन हमारा कैसा हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। विनाइल के केस में क्या होता है, विनाइल में हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp। देखिए ये जो हेलोजन है, अब ये सारी सिंगल बॉन्ड है, तो ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इट मीन्स हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की नेक्स्ट जो कार्बन है दैट दिस इज द एलाइलिक कार्बन। तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, एलाइल। अब देखिए हम इनको भी देख लेते हैं। सेकेंडरी तो आप सभी को पता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी में 1 कार्बन के साथ अटैच्ड, सेकेंडरी में 2 कार्बन के साथ अटैच्ड और टर्शरी में 3 कार्बन के साथ अटैच्ड। इसके अलावा जो एराइल होता है, एराइल वाला होता है हमारा बेंजीन के ऊपर CH2X, लाइक यहां पर हेलोजन अटैच्ड होता है, तो वो हमारा एराइलिक हेलोजन हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई X इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए ONA है, विलियमसन सिंथेसिस है, यहां से हमारा NaCl बाहर हो जाता है और ये चेन इसके साथ जाकर अटैच्ड हो जाती है। तो इट मीन्स यहां से क्या बनेगा, O CH2 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 CH3 CH2 CH2 सॉरी एक कार्बन कम CH3। तो इट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां CH2 लिखा हुआ है, CH3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ओजोन इज मोर रिएक्टिव देन O2 बिकॉज, देखिए ऑक्सीजन का अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे, ओजोन के स्ट्रक्चर की, तो ओजोन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इट मीन्स एक बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पर होता है रेजोनेंस की वजह से और एक बार इधर चला जाता है। इट मीन्स देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पर जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो परमानेंट है, देयर इज अ परमानेंट डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो मतलब हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो किसका ज्यादा है, O2 का ज्यादा है एज कंपेयर टू द O3। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, क्योंकि जो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसे तोड़ना उतना ज्यादा मुश्किल होगा, जो वीक होगा वो इजिली टूट जाएगा। तो जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसकी उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो उसकी उतनी कम रिएक्टिविटी। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर ऑक्सीजन का ज्यादा है तो हमारी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो किसकी हो जाएगी, ओजोन की। सो इट हैज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 9, which of the following is the correct order of the acidic nature of alcohols? देखिए यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट है, आप सभी को पता है एसिडिक नेचर का मतलब क्या है। जैसे ये अल्कोहल है, एसिडिक नेचर का मतलब कि यहां से H पॉजिटिव आयन का इजिली लोस्ट हो जाना, मतलब लोस्ट हो जाना। इट मीन्स इसके अपोजिट हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर जो एल्कोक्साइड आयन बन रहा है दैट आयन शुड बी द स्टेबल। अगर ये एल्कोक्साइड आयन स्टेबल होगा तो हाइड्रोजन का निकलना उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जब एल्कोक्साइड आयन स्टेबल कब होगा वो चीज हम देखते हैं। देखिए अगर इसके साथ जुड़ा होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑलरेडी नेगेटिव है, पहले ही इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप आ गया, तो वो इसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है,
इसके अलावा अगर इसके साथ ऐसा ग्रुप हो जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर सके, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उन्हें कंपनसेट कर रहा है, इट मीन्स ये इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज करता है। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड होंगे उतना ज्यादा अनस्टेबल होता जाएगा, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। अब यहां पर जो ग्रुप्स दिए गए हैं वो हमारे एल्काइल ग्रुप्स दे रखे हैं, ठीक है, CH3, 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 CH2, तो ये सभी एल्काइल ग्रुप्स हैं, और ये सभी के सभी हमारे कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो इट मीन्स इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी वाला। देन सेकेंडरी वाला, कि यहां पर 2 ग्रुप है, लेकिन टर्शरी में तो क्या हो गए, 3 ग्रुप हो गए इसको डोनेट करने वाले, ठीक है। तो टर्शरी वाला सबसे, टर्शरी जो एल्कोक्साइड आयन होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा, जिसकी वजह से उसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, सबसे कम होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। If the edge length of the side of a cube is a, the distance between the body center and one corner atom in the cube will be। तो आप सभी को पता है BCC के लिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, √3/2a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट A फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए CH3 का थ्राइस CBr प्लस KOH, एल्कोहलिक KOH लिया है। आपको पता है कि एल्कोहलिक KOH के साथ यहां पर क्या बनती है, हमारी एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। देखिए किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा हमारा, यहां पर, यहां से ये हटेगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, और फिर यहां से H पॉजिटिव इसको रिप्लेस करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, इस तरह से एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बट यहां थोड़ी सी गड़बड़ दे रखी है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड देन CH3 देना है, ठीक है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। देखो अगर एल्कोहलिक की बजाय इस वाले क्वेश्चन में अगर एक्वस KOH होता, एक्वस KOH के केस में एल्कोहल बनते हैं, लेकिन एल्कोहलिक KOH के केस में हमारे एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, विच इज करेक्ट अबाउट हेनरीज लॉ। देखिए हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, ठीक है। pH = KH × X रिलेशन हमने किया है। तो विच इज करेक्ट अबाउट हेनरीज लॉ, ये इन्होंने कहा है। तो देखिए, द गैस इन कॉन्टेक्ट विद द लिक्विड शुड बिहेव एज एन आइडियल गैस। बिल्कुल सही बात है कि जो, जैसे कि हमारी गैस है, लिक्विड के अंदर जो गैस है, सपोज ये हमारा लिक्विड है और लिक्विड में ये गैस के वेपर्स हैं एंड दिस इज कवर्ड, तो ये जो गैस है इट विल बिहेव एज एन आइडियल गैस, ऐसा कहती है ये हेनरीज लॉ। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देयर शुड नॉट बी एनी केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द गैस एंड लिक्विड। अच्छा, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा करेक्शन होगी बेटा, इसमें पूछ रहे होंगे विच इज नॉट करेक्ट, क्योंकि सारी जो है करेक्ट ही दे रखी है इक्वेशंस। देयर शुड नॉट बी एनी केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द गैस एंड लिक्विड, ये इक्वेशन भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, द प्रेशर अप्लाइड शुड बी हाई। तो यहां पर ये जो है एक एक्सेप्शन होती है कि जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं इट शुड नॉट बी हाई। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है यहां से करेक्ट हो जाएगा हमारा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, which of the following alcohol is obtained when 2-methyl propene reacts with water in presence of H2SO4। तो देखिए 2-methyl propene देख लेते हैं हम क्या होता है। ये हमारा 2-methyl propene, तो इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो देखिए यहां पर 2 केसेस हो सकते हैं, या तो हमारा यहां पर कार्बोकेटाइन बने या यहां पर कार्बोकेटाइन बने। और आप सभी को पता है कि जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इट मीन्स जो OH है वो हमारा कौन से कार्बन पर जाकर अटैच्ड होगा, इस वाले कार्बन पर जाकर अटैच्ड होगा। तो यहां से हमारा क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, द स्ट्रक्चर विल बी लाइक
दिस। और ये हमारा कैसा एल्कोहल है? दिस इज और टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, HI cannot be prepared by the action of concentrated H2SO4 on KI। तो आप सभी को पता ही है ये क्वेश्चन रीजनिंग टाइप में, आई थिंक एनसीईआरटी में फर्स्ट ही क्वेश्चन दे रखा है चैप्टर में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो देखिए, जब H2SO4 की हम रिएक्शन करते हैं KI के साथ तो हमें मिलता है I2 प्लस K2SO4 प्लस H2S एंड प्लस वाटर। तो यहां से हमें HI नहीं मिला, हमें यहां पर आयोडीन मिल गई। तो यहां पर बेसिकली ऐसा क्यों होता है कि जो H2SO4 होता है दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये जो HI बनता है उसको भी HI2 में कन्वर्ट कर देता है। सॉरी, ये रिएक्शन आपको दिखी नहीं होगी। तो ये जो HI है तो ये यहां पर I2 बन जाता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2SO4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? HI कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑन KI बिकॉज H2SO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सुक्रोज एंड माल्टोज। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जो सुक्रोज है वो हमारा किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। सुक्रोज इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और जो हमारा माल्टोज है इट इज प्रिपेयर्ड बाय 2 ग्लूकोज यूनिट्स। तो बोथ आर डाइसैकेराइड्स, बिल्कुल सही बात है। दे प्रोवाइड क्विक एनर्जी, नो। क्विक एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है? ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। इट मीन जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तब हमें जो प्रोडक्ट बनेंगे उनसे हम कह सकते हैं कि क्विक एनर्जी मिलती है, अदरवाइज इनसे डायरेक्टली हमें क्विक एनर्जी नहीं मिलती। ये स्टेटमेंट ठीक है, ये गलत है। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर वाइल माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ऑल ऑफ दीज ये ठीक नहीं है क्योंकि बीच में ये पॉइंट आ गया बी। इट मीन्स यहां पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या है? करेक्ट है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, नेम द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आप सभी को पता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है कि जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की CuCl HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्लोरोबेंजीन मिलता है, और ये होती है हमारी सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स इज बेस्ट अकॉम्प्लिश्ड बाय। तो ये देखिए मैंने पहले बताई है इक्वेशन कि जब हम फ्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं ना तो फ्लोराइड जब हमें बनाना होता है उसके लिए हम रिएक्शन यूज करते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, क्योंकि बाकी सभी केसेस में फ्लोरीन के प्रोडक्ट्स इतने एफिशिएंटली या इतने स्टेबल हमें मिलते नहीं हैं जितने स्वार्ट्ज रिएक्शन में मिलते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, RX की रिएक्शन कराते हैं AgF के साथ, तो यहां पर हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, RF प्लस AgX बन जाता है और ये स्टेबल हमारा एल्काइल फ्लोराइड बनता है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज। तो देखिए आप सभी को पता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वंडरवॉल फोर्सेस, या जो भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जितने भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, विच इन टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए जब हम जाते हैं डाउन द ग्रुप तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, तो होना क्या चाहिए यहां पर, ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए, द मॉलिक्यूलर मास सबसे कम किसका है, नाइट्रोजन का है, तो सबसे कम जो है मेल्टिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, नाइट्रोजन का होना चाहिए। NH3 शुड बी ग्रेटर देन PH3 देन ASH3, सॉरी ये ऑर्डर होना चाहिए हमारा अगर देखा जाए तो, ठीक है। बट यहां पर जो है हमारा एक्सेप्शनल केस आ जाता है अमोनिया का, क्योंकि अमोनिया में होती है हमारी इंटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ज्यादा हो जाता है PH3 की बजाय। तो इट मींस हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां से, डी, NH3 का ज्यादा हो जाता है PH3 से, बाकी सारा ऑर्डर जो है सेम रहता है।
सबसे ज्यादा जो है SbH3 का ही होगा, लेकिन यहां पर स्लाइटली चेंज हो जाता है ऑर्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एमेलगम आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो एमेलगम में आपको पता है कि हमारा जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, लिक्विड मरकरी होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, दिस इज सॉलिड। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, इट मींस लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो 19th का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। इट मींस ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे जिसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, ऐसा एलिमेंट होगा। अब नाइट्रोजन में भी डी ऑर्बिटल नहीं होता, बोरोन में भी नहीं होता, हमारा कार्बन में भी नहीं होता, लेकिन हमारे फॉस्फोरस के अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, on oxidation with a strong oxidizing agent like HNO3 the glucose is oxidized too। तो मैंने आपको बहुत बार ये रिएक्शन करा दी है, HNO3 के साथ हमारा ग्लूकोज क्या देता है, इट फॉर्म्स सैकरिक एसिड। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, the general electronic configuration of an element belonging to the p block of the periodic table। तो आप सभी को पता है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है p ब्लॉक एलिमेंट्स की, NS2 NP 1 to 6। ना हमारे f ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन होता, ना हमारे d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन होता। तो इट मींस हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां से, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, N-2 F0 N-1 D0 NS2 NP 1 to 6। तो दैट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यहां से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, N-2 F0 N-1 D0 NS2 NP 1 to 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक एल्कोहल। तो एरोमेटिक का मतलब क्या होगा, जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा। यहां पर OH डायरेक्टली अटैच्ड है, यहां डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, यहां भी डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, और फोर्थ स्ट्रक्चर में डायरेक्टली अटैच्ड है। इट मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ, तो बी इज द करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 24, नाइट्रोजन शो पुअर टेंडेंसी टूवर्ड्स कैटिनेशन। देखिए कार्बन जो है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होती है स्टेबल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से कार्बन जो है लॉन्ग चेन बना पाता है। लेकिन जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो सिंगल बॉन्ड में बहुत ही वीक होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो होती है वीक होती है। आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन जो है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता। तो इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25, 1 kilogram of sea water sample contains 6 mg of dissolved oxygen. The concentration of oxygen is in ppm is। तो देखिए आप सभी को पता है 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 100 mg के इक्वल होता है। इट मींस 1 किलोग्राम सी वाटर, 1 किलोग्राम, अच्छा mg, 1 किलोग्राम जो है 10⁶ mg के इक्वल होता है, सॉरी 10⁶ mg के इक्वल होता है। तो इट मींस क्या हो गया, 1 किलोग्राम सी वाटर इज इक्वल टू 10⁶ mg ऑफ सी वाटर। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी है, 1 किलोग्राम में 6 mg है। तो इट मींस 10⁶ mg ऑफ सी वाटर हैज डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी, 6 mg। अब अगर 1 mg में निकालनी हो यूनिटरी मेथड से, क्या हो जाएगी, 6/10⁶ mg हो जाएगी। अब इन्होंने कंसंट्रेशन पूछी है पीपीएम में। अब पीपीएम का क्या मतलब होता है, इंटू 10⁶ कर देंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन पीपीएम क्या हो जाएगी, 6/10⁶ इंटू 10⁶। इसका मतलब क्या हो गई, 6। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26, when a non-volatile solid is added to pure water it will। तो देखिए आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। अब देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया, इट विल बॉइल अबव 100 डिग्री सेल्सियस। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इट विल फ्रीज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो इट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, बॉइल अबव 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27, द पोजीशन ऑफ Br इन द कंपाउंड इज। अरे ये क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको कराया था कि कौन सी पोजीशन होगी ब्रोमीन की, ये होगी एलाइल पोजीशन। ठीक है, एलाइलिक ब्रोमीन होगा हमारा। सेम क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, मैंने बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको अभी कराया था। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28, phosphorus is in pentavalent state is more stable when compared to that of nitrogen in the same state even though they belong to same group। तो ऐसा क्यों होता है, आप सभी को पता है कि जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस के अंदर होता है d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल होने की वजह से ये स्टेबल हो जाता है पेंटावेलेंट स्टेट में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29, the measured freezing point depression of a non-volatile solute in aqueous solution is 0.20 degree Celsius. The elevation in boiling point of the same solution will be। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी किसी सैंपल पेपर में मैंने आपको कराया है। KF की वैल्यू गिवन है, KB की वैल्यू गिवन है, डेल्टा TB की वैल्यू गिवन है। आपसे यहाँ पे डेल्टा TF की वैल्यू गिवन है, डेल्टा TB की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखिए रिलेशन क्या होता है, आप सभी को पता है, डेल्टा TF क्या होता है, इज इक्वल टू KF इंटू एम। डेल्टा TF आपको गिवन है 0.20, KF आपको गिवन है 1.86। ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए डेल्टा TB क्या होता है, KB इंटू एम। तो डेल्टा TB जो है हमें यहां पर निकालना है, KB आपको गिवन है, दिस इज इक्वल टू 0.52 इंटू एम। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, m से m तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहां पर डेल्टा TB अपॉन 0.20 इज इक्वल टू 0.52 अपॉन 1.86। तो यहां से जब आप डेल्टा TB की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, 0.52 अपॉन 1.86 इंटू 0.20। तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 0.0559। तो यहां से इसको जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.056। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30, द रिएजेंट विच कैन नॉट कन्वर्ट प्राइमरी एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो देखिए हम अल्कोहल की जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। जब क्रोमिक एसिड के साथ यानी कि CrO3 के साथ करते हैं तब भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। जब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ करते हैं तब हमें मिलता है एल्डिहाइड। और जब जॉन्स रिएजेंट के साथ करते हैं तब हमें मिलता है एसिड। तो कौन सा कन्वर्ट नहीं कर रहा कार्बोक्सिलिक एसिड में, PCC। वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विथ रिस्पेक्ट टू नोबल गैसेस चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी। नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है दे आर कलरलेस, ये भी बिल्कुल सही है। देयर साइज इज बिगर देन हेलोजन, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दे ऑल हैव एन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ NH2 NP6। अरे इसमें तो चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, तो इट मीन्स ऑल आर करेक्ट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32, when sodium chloride is heated in the atmosphere of sodium vapors the crystal becomes yellow in color due to the presence of। तो due to the presence of किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से, या F सेंटर दे रखा हो। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट एनायनिक साइड। तो ऑप्शन नंबर जो है C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33,
In which of the following reaction the treatment of chlorobenzene with Na in ether forms diphenyl? तो ये रिएक्शन बहुत बार मैं करा चुकी हूं, आप सभी को पता है किस तरह से रिएक्शन होती है कि क्लोरोबेंजीन 2 ले लेते हैं हम, 2Na ले लेते हैं, यहां से 2NaCl बाहर हो जाता है और हमें क्या मिल जाते हैं, बाइफिनाइल प्रोडक्ट मिल जाता है, वी गेट दिस। और ये कौन सी रिएक्शन होती है, दिस इज फिटिग रिएक्शन, ठीक है। तो इट मीन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेज इज लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर? तो आप सभी को पता है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, तो जो हमारा Z इफेक्टिव है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। Z इफेक्टिव डिक्रीज हो गया तो हमारा जो इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन है वो प्रोड्यूस हो गया, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, जो सबसे ऊपर होगा, इट मींस हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हीलियम, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35, द यूनिट ऑफ एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज? तो मैंने आपको पहले ही बताया था हमारा एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट किसे बोलते हैं, हम बोलते हैं जो हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब आप सभी को रिलेशन पता है क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ये मोलैलिटी है और ये टेम्परेचर हमारा किस में होता है, केल्विन में होता है। तो यहां से अगर हम केबी की यूनिट निकालेंगे तो केबी होगा क्या, डेल्टा टीबी अपॉन एम, यानी कि केल्विन मोलैलिटी इनवर्स, क्या हो जाएगा, केल्विन मोलैलिटी इनवर्स। तो इट मींस ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स एनोमर्स? तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनोमर्स होते क्या है। एनोमर्स होते हैं जिनकी कन्फिग्रेशन, डिफरेंट कन्फिग्रेशन ऑन कार्बन नंबर 1, ठीक है, अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होंगे फर्स्ट कार्बन पर। अगर इसके अलावा फर्स्ट कार्बन के अलावा अगर कहीं पर प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम एपीमर्स बोल देते हैं, ठीक है। अब यहां देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट पर तो कोई चेंज है ही नहीं, तो ये नहीं है। यहां भी देखें तो ये कार्बन नंबर 1, नो चेंज, दे आर नॉट एनोमर्स। अब यहां देखिए ये कार्बन नंबर 1 है, ये भी कार्बन नंबर 1 है, यहां पर OH राइट साइड में है, यहां पर OH लेफ्ट साइड में है, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है, अल्फा फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज बीटा फॉर्म। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। अब अगर वैसे आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी को, तो ऑप्शन नंबर डी में भी आप देखो कि कार्बन नंबर 1 की पोजीशन चेंज है, बट दे आर नॉट एनोमर्स। ऐसा क्यों, क्योंकि आप यहां पर कार्बन नंबर 2 में देखिए, यहां पर भी पोजीशन चेंज है। अब अगर ध्यान से आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो बेसिकली ये क्या है, दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दीज आर मिरर इमेजेस, और जो मिरर इमेजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पर, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, देखिए 2 इनेंशियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन हैव जीरो ऑप्टिकल रिएक्शन रोटेशन, बिल्कुल सही बात है। इनेंशियोमर आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ये बिल्कुल सही बात है। इनेंशियोमर पोजेसेस आइडेंटिकल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। SN2 रिएक्शन आर accompanied by racemization, नो, ये रॉन्ग है, बिकॉज SN1 रिएक्शंस आर accompanied by racemization। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहां से करेक्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38, अमंग द गिवन ऑप्शन विच डिफेक्ट इज शोन? अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो है इक्वल नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस मिसिंग है। तो जिस केस में इक्वल नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस मिसिंग होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। Now coming to the question number 39, among group 17 elements in the correct order of enthalpy of bond dissociation is? तो देखिए यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होना चाहिए था, मतलब क्या होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किसकी हो, फ्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। बट यहां पर भी एक्सेप्शनल केस हो जाता है कि जो फ्लोरीन होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, इट्स बॉन्ड लेंथ इज लेस। तो जब बॉन्ड लेंथ लेस है तो यहां पर क्या हो जाते हैं, लोन पेयर रिपल्शन हो जाते हैं। तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जो है बॉन्ड लेंथ
कम हो जाती है, और जब बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि क्लोरीन की होती है, देन ब्रोमीन की होती है, उसके बाद फ्लोरीन आता है, एंड देन आयोडीन। तो इसे याद रख लीजिएगा बेसिक से स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है, दिस इज क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 40, What will be the product obtained in the given reaction? तो देखिए जब फिनोल की हम HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है कि जो हमारा फिनोल है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहां से करेक्ट हो जाएगा। Now coming to the question number 41, which of the following statement is correct about the nitration of phenol? तो आपको पता है प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप दैट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, पर बिल्कुल सही बात है क्योंकि OH हमारा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप डिक्रीजेस, नो। प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटा पोजीशन, नो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 42, स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड्स ऑफ द टाइप XX5 दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। तो अगर आपको वो टेबल याद हो तो आप यहाँ से सीधा सीधा इसकी वैल्यू बता सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d2 होती है। ठीक है, अदरवाइज आप निकाल के देखो, इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, से ICl5 हमने ले लिया, तो ICl5 में अगर हम देखेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल के तो आयोडीन का 7 हो गया, क्लोरीन कितने दे रहा है 5 है, तो डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो गया यहाँ से 7 + 5 12 डिवाइडेड बाय 2 इट मीन 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई हमारी sp3d2 हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43, विच रिएक्शन इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग डॉस प्रोसेस। देखिए डॉस प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें क्या होता है कि हमारा क्लोरोबेंजीन की हम NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, यहां से हमें सोडियम फिनोक्साइड मिलता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव मिलता है, देन हम डाइल्यूट HCl के साथ प्रेजेंट रिएक्शन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, फिनोल मिल जाता है। तो यहाँ पर फिनोल हमारा बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोफाइल है जो कि सब्स्टिट्यूट कर रहा है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Now coming to the question number 44, which mechanism is followed when tertiary butyl bromide reacts with aqueous sodium hydroxide? तो देखिए जब हम tertiary butyl bromide की रिएक्शन करते हैं ना aqueous NaOH के साथ, देखिए स्टूडेंट्स दिस इज tertiary butyl bromide, एक्वस NaOH के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है कि जो मैकेनिज्म है किसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है तो हमारी ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज SN1 मैकेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 45, एजर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन P4। तो ये असर्शन जो है बिल्कुल सही बात है। द इलेक्ट्रॉन, अब ऐसा क्यों होता है, नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव क्यों होता है, इसमें कंसेप्ट आता है हमारा बॉन्ड एनर्जी का। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर पॉजिटिव देन फॉस्फोरस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है लेकिन ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है, तो इट मीन्स बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 46, एल्कोहल रिएक्ट बोथ एज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, बिल्कुल सही बात है। एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम टू यील्ड कोरस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन एल्कोहल इस रीजन की वजह से हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता, तो इट मीन्स यहां पर भी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Now coming to the question number 47, the boiling point of 0.1 molar solution is less than that of the 0.1 molar KCl solution. Yes, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो डेल्टा TB है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, M पर डिपेंड करता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। वैसे तो I भी होता है, एक हमारा कांस्टेंट होता है, I भी प्रेजेंट होता है, तो वो हमारा किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारा वेंटो फैक्टर होता है, वो मास पर डिपेंड करता है, तो जिसकी ज्यादा मोलैरिटी होगी उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट
कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द, ओहो यहां पर यूरिया आएगा बेटा, इसे करेक्ट कर लेना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर यूरिया सोल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द, यस, तो क्या इसका मास ज्यादा है तो कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या दे रखा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्पीसीज, यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना आई के, ठीक है। तो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहां से करेक्ट आंसर हो गया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48, फ्लोरीन हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिल्कुल सही बात है क्योंकि इसका क्या होता है, स्मॉल साइज होता है और क्या होती है, जेड इफेक्टिव जो है इसका सबसे ज्यादा होता है। फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड हैज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है, इसका करेक्ट रीजन ये है। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Now coming to the question number 49, azeotropic mixture are formed only by non-ideal solution and they may have greater boiling points, either greater or than both the components or lesser than both the components। ये बात बिल्कुल सही है कि जब बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होता है तब हमारे होते हैं उन एजियोट्रॉप्स को हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, उन्हें हम बोल देते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है वो शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। इसके बाद एक होते हैं हमारे विच शो लेसर देन बोथ द कंपोनेंट्स, तो वो होते हैं हमारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या शो करते हैं, दे शो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है द कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैव चेंज्ड, ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है क्योंकि कंपोजिशन जो होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का वो क्या होता है, दैट इज कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 50। अब देखिए यहां पर 50 में हमारा क्या हो जाएगा, पेप्टाइड लिंकेज। तो देखिए पेप्टाइड लिंकेज किसमें प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स में प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सुक्रोज, सुक्रोज क्या होती है, इन्वर्ट शुगर होती है, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होती है, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होते हैं हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए। तो हमारा यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजीज इज करेक्ट। तो देखिए कौन सी एनालॉजी करेक्ट है। देखिए हम नीचे से मैं स्टार्ट करती हूँ। अमोनिया लुइस एसिड होता है, नो ये रॉन्ग हो गया, अमोनिया लुइस बेस होता है। नेक्स्ट है XeO2 है 3 लोन पेयर्स। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे XeO2 का तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है XeO2 का, ये 2 लोन पेयर और ये 2 लोन पेयर, मतलब टोटल 4 लोन पेयर होते हैं, ना कि 3 लोन पेयर्स होते हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है KR इज यूज्ड इन ड्राइविंग इक्विपमेंट्स, ड्राइविंग इक्विपमेंट्स में हम हीलियम को यूज करते हैं, क्रोमियम को यूज नहीं करते, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है BrF5sp3d2 और ClF3t शेप, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, क्योंकि अगर आप यहां से निकाल के भी देखोगे तो जो BrF3 है, अगर हम कैलकुलेट करें, ब्रोमीन 7, फ्लोरीन कितने दे रहा है 5, 7 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और ClF3 में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पर आपको मिलेंगे 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो जब 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं तो इस तरह से प्रेजेंट होता है हमारा ClF3, टी शेप होते हैं और ये हमारे लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरह से टी शेप होती है ClF3 की। तो इट मींस हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, आप सभी को पता है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। मैंने अभी आज ही एक क्वेश्चन में आपको कराया था कि वो हमें क्या देता है, एल्डिहाइड देता है, तो इट कॉजेज सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 53, सॉलिड X इज वेरी हार्ड
electrical insulator in solid as well as molten state and melts at extremely high temperature। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो होते हैं हमारे आयनिक में भी आयंस होते हैं, मेटेलिक में भी, बट जो कोवेलेंट है इट इज फाउंड बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 54, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज शार्प ड्यू टू। तो आपको पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक रेगुलर अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट, नो, ये ऑप्शन गलत है। अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल ऑब्जर्व ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन भी हम देख सकते हैं। सेम अरेंजमेंट ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, नो। अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, नो। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। तो एक बार इस क्वेश्चन को ठीक कर लीजिए। इसमें पूछ रहे हैं इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्वार्ट्ज ग्लास बेसिकली कैसा होता है, एमोर्फस होता है, और एमोर्फस सॉलिड्स में क्या होती है, रेगुलर पीरियोडिक रिपीटिंग पैटर्न नहीं होता, ये क्रिस्टलाइन में होता है। आइसोट्रॉपिक इन नेचर, तो यस जो हमारे एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। डेफिनेट एंड करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन नहीं, ये भी क्रिस्टलाइन में होती है, और एनाइसोट्रॉपिक भी किसमें होती है, क्रिस्टलाइन में होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। यहां पर करेक्ट कर लीजिएगा, विच इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने जो है एडुकार्ड की बुक के सभी जो सैंपल पेपर्स हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। 11 के 11 सैंपल पेपर जो है हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सभी सैंपल पेपर डन है। आई होप कि आपने काफी कुछ सीखा होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। सभी के सभी जो सैंपल पेपर्स हैं उनका जो है मेरे पास प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर एडुकार्ड सैंपल पेपर्स की, जहां पे जाके आप सभी सैंपल पेपर को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अच्छे से पेपर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।